हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमने डेटाबेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको डिस्कस किया था। डेटाबेस के 3 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर आर्किटेक्चर, डेटा इंडिपेंडेंस, उसके प्रकार, डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या है, डीबीएमएस क्या है, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। इसमें एक टॉपिक था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसे हम 2 टियर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में तो डेटाबेस ही का मैनेजमेंट होता है। डेटाबेस का जो ओवरऑल आर्किटेक्चर होता है वो 2 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने उसमें बताया था आपको 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर। 3 टियर में हम डेटाबेस को 3 व्यूज़ में तोड़ते हैं। उसको एक होता है आपका एक्सटर्नल व्यू, दूसरा लॉजिकल और तीसरा फिजिकल। तो और जो 2 टियर आर्किटेक्चर है क्लाइंट सर्वर, जैसा कि आपने उसे IWT में भी पढ़ा होगा कि किस प्रकार से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है। क्लाइंट अर्थात एक नॉर्मल यूज़र जिसे डेटाबेस को एक्सेस करना है, या फिर देखिए वो डेटाबेस को रीड राइट भी कर सकता है और उसमें कुछ कंटेंट को लिख भी सकता है। जैसे आपके बोर्ड की वेबसाइट, ठीक है, उस बोर्ड की वेबसाइट पर आप यूराइज के माध्यम से लॉगिन करते हो, ठीक है। तो आप अगर लॉगिन कर रहे हो तो आप क्या हो गए, यूज़र, और आपका जो यूज़र और उसके साथ कंप्यूटर की भाषा में देखें तो हम क्लाइंट हो गए। और जो बोर्ड की वेबसाइट जहाँ पर होस्ट है किसी न किसी सर्वर पे होस्ट होगी, उस सर्वर पे आप अपना रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है। जो भी आपकी ज़रूरत हो, जैसे मान लो अगर आप नए फर्स्ट टाइम अगर आप उस वेबसाइट पे जा रहे हो तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने जो भी डेटा होती हैं आवश्यक महत्वपूर्ण उनको फिल करते हो, मतलब भरते हो। उसके बाद उस पर्टिकुलर जब आईडीज़ पे आप लॉगिन करते हो तो उस पे बोर्ड के द्वारा आपके विभिन्न परीक्षा फॉर्म, आपके सब्जेक्ट्स, ये सभी भेजे जाते हैं, ठीक। तो आप क्या हो, क्लाइंट, और वहाँ पे जो सर्वर जहाँ पे वेबसाइट होस्ट है, आप किसी भी कार्य के लिए, जैसे मान लो आपको लाइव क्लास देखनी है, आप लॉगिन करोगे, उस पर क्लिक करो, आपने सर्वर से रिक्वेस्ट किया और सर्वर क्या करता है, आपके द्वारा किए गए रिक्वेस्ट पर ज़रूरी कार्रवाई करके आपको रिस्पॉन्स भेजता है। सिमिलरली मान लो अगर आपको कुछ अपडेट करना हो, जैसे डेटाबेस सर्वर पे पड़ा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, उसे कोई ना कोई करता होगा। जब आप लॉगिन करते हो ना यूराइज की वेबसाइट पे, तो उस पर लिखा रहता है अकाउंट टाइप या कस्टमर टाइप, किस प्रकार का कस्टमर है, जैसे यूज़र है, स्टूडेंट है, कि टीचर है, कौन है, एडमिन, ठीक है। तो जैसे मान लो आप ही खुद की अपनी कोई वेबसाइट बनाते हो, ठीक। अब उसको हम एक उससे रियल टाइम प्रॉब्लम समझते हैं। अब अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट बना करके अभी तो आप लोग वैम सर्वर पे सारा डेटा रखते हो, वैम पे कोडिंग करते हैं लोग, लेकिन जब आपकी वेबसाइट लाइव होगी, लाइव यानी जब आप उसको गूगल पे सर्च करो और आपकी वेबसाइट दिखे, तो वो कब होगा, जब आप अपनी वेबसाइट का सारा डेटा और डेटाबेस किसी के सर्वर पर होस्ट करो, ठीक है। तो जब आपने अपनी वेबसाइट को लाइव कर दिया है, उसको सर्वर पे होस्ट कर दिया है, तो उस समय क्या होगा, मान लीजिए यदि आपको कोई जानकारी अपडेट करनी है, कोई सूचना अपनी वेबसाइट पर डालना है, नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे कोड पड़ा हुआ आप उसको अपडेट कर देंगे, नहीं। तो क्या होगा, फिर से आपको भी लॉगिन करना होगा। जैसे एक नॉर्मल यूज़र आपकी वेबसाइट पर लॉगिन करके आप जो भी आप उसको इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं या फिर कुछ भी वो उसमें बदलाव कर मतलब अपना देखता है, तो आपको भी यदि कोई परिवर्तन करना है अपनी वेबसाइट में, मान लो कुछ नए पिक्चर्स डालने हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन डालनी है, कुछ नया कंटेंट है उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए आपको भी उस पर लॉगिन करना है। बट ये है कि आपका जो यूज़र टाइप है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इस प्रकार से कार्य करता है। यूनिट 2 में हम डेटा मॉडल्स के रूप बारे में डिस्कशन करेंगे। डेटा मॉडल्स यानी कि कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनका यूज़ करके डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस को बनाया जाता है। जैसे डेटाबेस को बनाने के लिए होता है ना कि मॉडल का काम आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग
में पढ़ेंगे अभी आप, ये फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें कई सारे मॉडल्स होते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाए। स्पाइरल मॉडल, आपका वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, कोकोमो मॉडल, ये सभी मॉडल्स होते हैं। तो इसके आधार मॉडल क्या करते हैं, आपको एक ब्लूप्रिंट बताते हैं कि किस प्रकार से आप डेटाबेस का निर्माण कर सकते हैं, किन तरीक़ों से आप एक डेटाबेस का निर्माण कर पाएंगे जिससे कि वो एक एफिशिएंट यानी अच्छी प्रकार से कार्य करे। तो डेटा मॉडल्स क्या होता है, यह कॉन्सेप्ट्स का एक कलेक्शन होता है। कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा का कलेक्शन होता है जिसका यूज़ डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, डेटाबेस का स्ट्रक्चर यानी जैसे डेटाबेस मतलब टेबल, ठीक, एक सिंपल सा बात समझते हैं हम पहले। डेटाबेस मतलब टेबल, तो टेबल में कौन कौन से फील्ड होंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप उसमें डेटा स्टोर करेंगे, इन सभी विषयों पर डेटा मॉडल्स के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। किसी डेटाबेस के स्ट्रक्चर का तात्पर्य डेटाबेस में स्टोर किए जाने वाले डेटा के डेटा टाइप्स, यानी कि वो डेटा जो है वो किस प्रकार का, इंटीजर है, फ्लोट है, रियल कैरेक्टर है, किस प्रकार का डेटा है। रिलेशनशिप, दो मतलब टेबल्स के मध्य में आपस में क्या संबंध है। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट का रोल नंबर है और उसका क्लास है CS फर्स्ट ईयर और रोल नंबर, तो दोनों में आपस में क्या संबंध है कि इस रोल नंबर का लड़का इस पर्टिकुलर क्लास में पढ़ता है। एवं कंस्ट्रेंट्स को उस डेटाबेस में परिभाषित करने से होता है। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, कंस्ट्रेंट को आप इस तरह समझिए कि कुछ आवश्यक शर्तें, स्टार मैंडेटरी डेटा, समझ रहे हैं। कंस्ट्रेंट मतलब होता है कुछ शर्तें लगाना, ठीक। जैसे आप देखते हैं कि प्रत्येक बच्चे का जो रोल नंबर है, यानी अगर आप कभी टेबल देख रहे होंगे डेटाबेस में, तो आप देखेंगे कि जो बच्चे का रोल नंबर होता है या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। किसी दूसरे बच्चे की सेम रोल नंबर नहीं होता। यहाँ पे कंस्टेंट लगा होता है कि जो हमारा रोल नंबर होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए या प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक। यानी कि कोई दूसरे बच्चे का रोल नंबर आप ऐसा नहीं, अगर सोचिए आपने कोई टेबल बनाया या कुछ भी और उसको आपको कॉलेज का डेटा मैनेज करना है और आपने प्रत्येक बच्चे को एक ही रोल नंबर दे दिया, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा बच्चा, जैसे रोल नंबर एक सभी का होता, तो कैसे हम रोल नंबर के हिसाब से किसी को फाइंड आउट कर पाते, नहीं कर पाते। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक क्लास में एक ही नाम के दो बच्चे हों और ये भी पॉसिबल है कि उन दोनों के पिता का नाम एक हो, लेकिन रोल नंबर ऐसी फील्ड है जो एक ही होता है। तो इसे हम कंस्ट्रेंट्स के द्वारा परिभाषित करते हैं। एक डेटा मॉडल किसी डेटाबेस के ऑर्गेनाइजेशंस का विवरण होता है, यानी कि किस प्रकार से डेटाबेस को मैनेज किया जा रहा है, इसका पूरा विवरण कहाँ होता है, डेटा मॉडल में। ज़्यादातर डेटा मॉडल में डेटाबेस पर रिट्रीवल्स एवं अपडेट किए जाने के लिए बेसिक ऑपरेशंस का एक सेट भी शामिल होता है। देखिए, रिट्रीवल मतलब होता है डेटाबेस के अंदर जब आपने जो वैल्यू स्टोर कर दी है उसको डेटाबेस से निकालना, बाहर फेच करना। जैसे हम टेबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो क्यों करते हैं, ताकि हम भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर उसको वहाँ से प्राप्त कर सकें, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें कुछ बेसिक ऑपरेशन जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये 3 बेसिक ऑपरेशन है। अगर आप डेटाबेस पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट यानी जब भी आपको कोई नई जानकारी डेटाबेस में स्टोर करनी है तो हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। पहले से मौजूद जानकारी में यदि कोई परिवर्तन करना है तो अपडेट कमांड, और यदि कुछ पहले से मौजूद डेटा को हटाना है डेटाबेस से तो हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये था आपका डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल अगर बात करें तो क्या करता है, ये आपके डेटाबेस के ऑर्गेनाइजेशन का विवरण देता है, यानी कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा डेटाबेस का, यह बताता कौन है, डेटा मॉडल। डेटा मॉडल के द्वारा यह तय होता है। अब डेटा मॉडल्स कई प्रकार के होते हैं। डेटा मॉडल्स के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स के आधार पर डेटा मॉडल को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि हम किस कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके डेटाबेस को बना रहे हैं उसके आधार पर 3 प्रकार के डेटा मॉडल्स हो सकते हैं। पहला ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल, दूसरा फिजिकल डेटा मॉडल और तीसरा रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। ये जो रिकॉर्ड बेस्ड है ना, इसी में टेबल ओबल जो क्रिएशन है वो आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल में क्या होता है, ठीक है, तो हम पहला डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल।
ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल में क्या होता है कि यह डेटा को कॉन्सेप्चुअल लेवल एवं व्यू लेवल पर डिफाइन करता है। 3 टियर आर्किटेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्यू लेवल यानी एक्सटर्नल लेवल जो यूज़र को दिखता है, और कॉन्सेप्चुअल लेवल मतलब बीच वाला लेवल टियर 2 जिस पे आपका DBA काम करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल क्या होता है, यह डेटा को कॉन्सेप्चुअल लेवल एवं व्यू लेवल पर डिफाइन करता है। इस मॉडल के अंतर्गत ER मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और बाइनरी मॉडल आते हैं। इसमें जो ER मॉडल है, ER यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, अभी इसको आपको आगे वाले यूनिट में डिस्कशन करना है एक वृहद, किस प्रकार से आप ER डायग्राम बनाएंगे, किस प्रकार से पूरी वेबसाइट्स का पूरा डिज़ाइनिंग होगी, ये सब है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल्स में महत्वपूर्ण कौन कौन से होते हैं, ER मॉडल है आपका, बाइनरी मॉडल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर बात होती है फिजिकल डेटा मॉडल की। ठीक है, ये मॉडल ऐसे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं जो यह डिफाइन करता है कि जैसे देखिए नाम में ही है फिजिकल डेटा मॉडल, और 3 टियर आर्किटेक्चर में आपने देखा था कि फिजिकल लेवल था, यानी इंटरनली जैसे डेटाबेस में आप डेटा स्टोर करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, आपने एक टेबल बना दी है, उसमें बच्चे ने रोल नंबर भर दिया, नाम भर दिया, फिर तो क्या डेटा ऐसे ही जाकर कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा? नहीं, कंप्यूटर कौन सा फॉर्मेट समझता है, बाइनरी यानी 0 1। तो आप जो भी दोगे वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है किसमें, 0 1 में, और उसके बाद स्टोर कहाँ पे होगा, तो किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है। डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ हम करते हैं डेटा को भली बात ही संगठित करके रखने के लिए। तो जो फिज़िकल डेटा मॉडल होते हैं ये क्या करते हैं कि ऐसे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा यह पता चलता है कि डेटा कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है। इसे लो लेवल मॉडल भी कहते हैं, तथा इनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कॉन्सेप्ट कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के लिए यूज़फुल होते हैं, न कि इंड यूज़र के लिए। अब हर किसी को तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होगा। अपने गांव में किसी से पूछेंगे कि स्टैक के बारे में बताइए, क्यू के बारे में बताइए, आप एरे के बारे में बताइए, लिंक लिस्ट के बारे में बताइए, ग्राफ के बारे में बताइए, ट्री के बारे में बताइए, वो बता पाएगा? हैशिंग बताइए, नहीं समझ में आएगा उसे। ठीक है, तो ये सब कहाँ होता है, फिज़िकल लेवल पर। तीसरा आपका है रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। ये मॉडल डेटा स्टोरेज की डिटेल्स को छिपाते हैं। छिपाना मतलब इंटरनली किस प्रकार से हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, इससे आपसे मतलब नहीं। आपने टेबल में फिल कर दिया, बस सबमिट किया, डेटा स्टोर सेव हो गया, लेकिन सेव कैसे हो रहा है उसके पीछे की जो डिटेलिंग है वो आपसे हाइड रहेगी। परंतु इन्हें किसी कंप्यूटर सिस्टम पर सीधे सीधे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स को एंड यूज़र के द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए रिलेशनल डेटा मॉडल, वही जब हम टेबल की बात करते हैं ना, जब हम टेबल की बात करते हैं, जब हम SQL की बात करते हैं, तो हम रिलेशनल मॉडल की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड बेस्ड, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मॉडल हुए, रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल। तो 2 मॉडल देखिए, जो पहला था आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड, उसमें ER मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो तीसरा है आपका रिकॉर्ड बेस्ड, इसमें जो रिलेशनल मॉडल है ये महत्वपूर्ण है। इसे आपको आगे देखना होगा। इसके अलावा ये 2 और मॉडल है, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल, जो कि रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल ही है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की। इस मॉडल में डेटा को ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ग्राफ की तरह, जो कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है की तरह होता है। इस मॉडल में डेटा को ग्राफ की तरह अरेंज किया जाता है। यह हायरार्किकल मॉडल का विस्तारित रूप है, यानी कि और एक्सपेंड। हायरार्किकल मतलब क्या होता है कि एक निश्चित क्रम में एक हायरार्की, ठीक है, जैसे आपके पिताजी, उनके पिताजी, आप, आपके बच्चे, आगे हायरार्किकल। इस मॉडल में एक चाइल्ड नोड के एक से अधिक पेरेंट नोड हो सकते हैं। एक चाइल्ड नोड के एक से अधिक पेरेंट नोड हो सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ है। यह मॉडल डेटा के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाता है। जैसा कि बताया ना, एक चाइल्ड नोड के कई सारे पेरेंट नोड हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल बुक्स एंड राइटर्स, यानी एक सब्जेक्ट की किताब को एक से ज़्यादा राइटर लिख सकता है। बात समझिएगा, बुक्स और राइटर्स, आपको ये रिलेशनशिप भी समझना ज़रूरी है, तभी आप एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल समझ पाएंगे। एक किताब है, जैसे मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट की,
हम मान के चलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो ज़रूरी है कि उस किताब को एक ही व्यक्ति लिखे? तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की किताब के एक से ज़्यादा राइटर हो सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि वो जो राइटर है वो ज़रूरी है कि केवल क्लाउड कंप्यूटिंग की ही बुक लिखे, वो अन्य सब्जेक्ट की भी बुक लिख सकता है। तो यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, यानी एक राइटर एक से ज़्यादा बुक्स भी लिख सकता है और एक बुक के एक से ज़्यादा राइटर्स भी हो सकते हैं। इस मॉडल का यूज़ रिलेशनल मॉडल से पहले होता था, मतलब जो हमारा नेटवर्क मॉडल है ये अब नहीं यूज़ होता, ना नेटवर्क यूज़ होता है ना हायरार्किकल होता है। अब हम मुख्यतः रिलेशनल मॉडल ही यूज़ करते हैं रिकॉर्ड बेस्ड में, लेकिन इसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो इसके क्या फ़ायदे थे जो हम इसे यूज़ करते थे, एडवांटेजेस? तो इसके कॉन्सेप्ट सरल होते थे, ग्राफ बेस्ड था, एक से ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता था, इसमें डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता था, ग्राफ में जो ट्रैवर्सिंग उसके द्वारा डेटा इंटीग्रिटी प्रदान करता था। डिसएडवांटेज क्या थे? डेटाबेस का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, आपको पता है कि ग्राफ का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पॉइंटर का यूज़ होता है और पॉइंटर जहाँ होगा वहाँ पे ढेर सारे उसके एड्रेस को स्टोर करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पर सभी प्रोग्राम्स में चेंज, अगर आप किसी भी ग्राफ अगर देख रहे हो और उसमें किसी एक पर्टिकुलर नोड को हटाएंगे तो पूरा का पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा, कभी करके देखिए। इसलिए ये थोड़ा हेक्टिक था, और जब हमारे पास कुछ नया उससे बेहतर आया तो हमने नेटवर्क मॉडल को छोड़ के फिर हम बात कर लेते हैं एक और मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड हायरार्किकल मॉडल की। इस मॉडल में भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, इसमें प्रत्येक एंटिटी के पास केवल एक पेरेंट होता है। देखिए जो नेटवर्क मॉडल था उसमें क्या था कि एक नोड के पास एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते थे, यहाँ पर एक नोड के केवल एक ही पेरेंट नोड होंगे और बहुत सारे चिल्ड्रन, जैसे कि आपके घरों में होता है, आपके पिताजी एक हैं लेकिन उनके कई सारे बच्चे हो सकते हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं और इसमें केवल एक एंटिटी ही रूट होती है। इस मॉडल में डेटा को ट्री स्ट्रक्चर के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपने ट्री देखा हो, ट्री के दो चाइल्ड, एक लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, फिर उनके आगे फर्दर बढ़ते हैं, लेकिन ट्री में जो हमारा रूट नोड होता है उसके और एक से ज़्यादा चाइल्ड पेरेंट नोड नहीं होते। इसमें डेटा को रिकॉर्ड की तरह स्टोर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज एवं टीचर स्टूडेंट होते हैं, जैसे देखिए हमारा कॉलेज, इसको हायरार्किकल के मतलब कॉलेज में डिपार्टमेंट होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिपार्टमेंट में कोर्स, टीचर्स, स्टूडेंट, तो ये एक हायरार्किकल फॉर्म में है। ठीक, एडवांटेज क्या था कि डेटा शेयरिंग को प्रमोट करता है, कॉन्सेप्ट सरल होते हैं, इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है। वहाँ क्या था नेटवर्क में, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, यानी यहाँ पर क्या है, एक कॉलेज में वन टू मैनी, यानी एक कॉलेज में कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है, यह फ्लैक्सिबल नहीं होता, इसके स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए प्रोग्राम में बदलाव करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने दो मॉडल डिस्कस कर लिए। मुख्यतः हमको पढ़ना है रिकॉर्ड बेस्ड में नेटवर्क, और हायरार्किकल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमें आपका रिलेशनल मॉडल है। और अब हम बात कर लेते हैं ईआर मॉडल की। ईआर मॉडल पहले हमने आपको बताया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल है। इसका पूरा नाम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। यह डेटाबेस डिज़ाइन का एक ग्राफिकल अप्रोच है। ग्राफिकल मतलब समझ रहे हैं, चित्र के रूप में निरूपण, डेटाबेस को हम चित्र के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं। यह एंटिटी और उसके मध्य रिलेशनशिप का यूज़ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए करता है। यह एक हाई लेवल डेटा मॉडल है। यह मॉडल किसी विशिष्ट सिस्टम के डेटा एलिमेंट और रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ईआर मॉडलिंग में डेटाबेस स्ट्रक्चर को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के द्वारा दर्शाते हैं। एक कॉलेज के डेटाबेस में स्टूडेंट एक एंटिटी है एवं एड्रेस, नेम, आईडी, एज, ब्रांच, मोबाइल नंबर इसके एट्रीब्यूट हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं अपनी कॉलेज की, जब हम कॉलेज का डेटाबेस क्रिएट करेंगे इसमें कई सारे एंटिटी हैं। एंटिटी मतलब समझ लीजिए कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक, जैसे टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, और उसके बाद अदर स्टाफ एक एंटिटी है, बिल्डिंग एक एंटिटी है, ये सब क्या है, क्लासरूम एक एंटिटी है। तो उसका हर का एक दूसरे का आपस में संबंध है, तो उसको हम दिखाते हैं एंटिटी रिलेशनशिप। जैसे स्टूडेंट और टीचर, तो प्रत्येक स्टूडेंट को कोई ना कोई टीचर पढ़ाता होगा और टीचर कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता होगा, दोनों के बीच में संबंध है।
स्टूडेंट और क्लासरूम के बीच में क्या संबंध है? तो हर स्टूडेंट किसी न किसी क्लासरूम में बैठता होगा, तो हर चीज़ का आपस में एक रिलेशन होता है। तो बट एक एंटिटी है, उसके भी कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसकी आईडी, उसके फादर नेम, मदर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, उसके सब्जेक्ट्स, उसका ब्रांच, ये सब क्या है? उसके एट्रीब्यूट्स हैं। किसके? स्टूडेंट नाम की एंटिटी के। तो उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं इसे। अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ईआर मॉडल के? तो एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशन। ईआर मॉडल को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस पूरे वीडियो का आप नोट्स ज़रूर बनाएं। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को। वीडियो को देखने के साथ इसका नोट ज़रूर करें।